इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि बिल्ली सफ़ेद है या काली है, सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो चूहे पकड़ रही है या नहीं। तो सिनेलवर्स, वेलकम टू कैफे बितान। बात करेंगे गवर्नर फिल्म की, जो कि एस वेंकटा रमनन साहब के ऊपर आधारित है। ये साहब जो थे वो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे और इन्होंने एक मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस से देश को बचाया था। अगर वो नहीं होते तो शायद देश का क्या होता, और ऐसे हीरोज़ को सैल्यूट। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि फिल्म आखिर कैसी रही। फिल्म के शुरुआत में ही, फिल्म में जब नाम वगैरह दिखाई जाती है, तब जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ग्रैबिंग है। फिर उसके बाद फिल्म शुरू होने के थोड़ी देर चलने के बाद एक भयानक शॉकिंग सीन है, और उसको आप कहीं ना कहीं अज्यूम कर भी पाओगे शायद, अगर आप प्रो लेवल ऑडियंस हो। फिर उसके बाद जैसे जैसे फिल्म आप देखते जाते हो, आप नोटिस करोगे कि फिल्म की जो टोन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी या सादगी के ऊपर बेस्ड है। मतलब फिल्म की जो टोन है वो लाइट तो है ही, लेकिन सादगी से भरी हुई है। मतलब फिल्म में जो इमोशन वगैरह जनरेट हो रही है वो मतलब बहुत कंट्रोल्ड है कई मामलों में, लेकिन स्टिल वो मैकेनिकल नहीं है, इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही है। वो होता है ना, जहाँ जितनी ज़रूरत वहाँ उतनी ऐसा। फिर जो फिल्म टेंशन क्रिएट करती है वो भी एकदम आपको पागल कर देगी ऐसा नहीं है, लेकिन स्टिल इम्पैक्ट है। और शायद इसीलिए है क्योंकि ओवरऑल टोन लाइट है, इमोशन भी कंट्रोल्ड है, टेंशन भी एक तरह का इमोशन है, तो वो भी कुछ मामलों में कंट्रोल्ड हो। लेकिन मैं ये कंट्रोल्ड वर्ड जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ नहीं कर रहा। कंट्रोल्ड है लेकिन स्टिल इम्पैक्टफुल है। मनोज बाजपेयी साहब की जो एक्टिंग है उन्होंने फाड़ के रख दिया। उनके कुछ साउथ इंडियन एक्सेंट शायद आपको उतने अप्रोप्रिएट ना लगे, कुछ बेहतरीन है, लेकिन फिर भी मैं ओवर क्रिटिकल नहीं हो रहा इन मामलों में। मैं बड़े दिल वाला आदमी हूँ। उनका जो पर्सोना है पिक्चर में, नॉट डेजिग्नेशन, पर्सोना जो है वो ऐसा है कि नेक्स्ट डोर पर्सन, टिपिकल मिडिल क्लास या स्टूपिड कॉमन मैन टाइप। उसको आप देख के अलग करके पहचान नहीं सकते कि आदमी इतने बड़े पद में काम करता है। आप उसे भीड़ में अलग करके पहचान ही नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर इतनी प्रतिभा है जो शायद लाखों करोड़ों लोगों में भी नहीं है। और ऐसे लोग होते हैं, नो डाउट। और बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट है उनके लाइफ जो सिचुएशंस है, चाहे वो पॉवर्टी रिलेटेड हो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड हो, एम्बिशन रिलेटेड हो, व्हाटएवर XYZ कोई भी सिचुएशन रिलेटेड हो, वो फिल्म में जो बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। फिल्म में म्यूज़िक की बात करूँ तो एक म्यूज़िक है, हर मंजिल करीब है देखो, ये जो है वो फिल्म के बीच में कहीं और अंत में आती है, बहुत ही खूबसूरत हिट करती है। और फिल्म जब आप देखते हो ना, आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि फिल्म बहुत ना चीख कर चिल्ला कर खुद को प्रेजेंट नहीं करती। एकदम सिंपल वे में, सादगी के साथ, सरलता के साथ खुद को एक्सप्लेन करते करते ख़त्म हो जाती है, और अंत में आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है। खासकर वो सीन देखने के बाद जब वो लेडी जर्नलिस्ट गवर्नर साहब की तस्वीर खींचती है, अंत में आपको लगेगा थैंक गॉड हम बहुत बड़े प्रॉब्लम से बच गए। ये फीलिंग जो है मुझे ए मैन कॉल्ड ओटो जब देखी थी, उसके बाद ये फिल्म देखने के बाद महसूस हुई कि ख़त्म होने के बाद एक मुस्कुराहट और मन में शांति, कोई उस तरह की एक्साइटमेंट वगैरह नहीं है, एक चिलिंग टाइप फीलिंग है। फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही खूबसूरत है। बहुत समय बाद मैंने एक ऐसी फिल्म देखी कि जिसके डायलॉग आज भी आपके दिमाग में घूमते हैं। फिल्म सच्ची घटना पे आधारित है, तो एक घटना मान लीजिए घटी है, उसको फिल्म में दिखाएंगे, लेकिन उससे कनेक्ट करने के लिए जो एक फिक्शनल सीन डिज़ाइन करेंगे फॉर सिनेमैटिक लिबर्टी, उन सीन्स की डिज़ाइंस भी काफ़ी खूबसूरत है। फिल्म में मुझे एक नेगेटिव एस्पेक्ट लगा जो शायद अटेंशन टू डिटेल की कमी के ऊपर बेस्ड हो। फिल्म में एक पियोन है, आरबीआई का पियोन, सेंट्रल गवर्नमेंट का पियोन, जो उधार ले लेकर अपनी बेटी को IAS पढ़ा रहा है। जितना मैं जानता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पियोन की सैलरी भी अच्छी खासी होती है, बेटी की स्टडी के लिए रैंडम उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पर शायद उस वक्त सैलरी कम थी, खैर जो भी हो। नैरेटिव वाइज अगर देखी जाए तो पिक्चर जो है एक बहुत ही हार्मफुल इकोनॉमिक जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर प्रहार करती है, जो कि इकोनॉमी को ग्रो होने से रोकती है। फिल्म के काफ़ी सारे सीन्स, डायलॉग इस बात पे फोकस करते हैं, आइडियोलॉजी डजंट मैटर। प्रॉब्लम और सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में सोचिए, कोई आइडियोलॉजी किसी वक्त में अगर आपके लिए इफेक्टिव हो, ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो चीज़ इफेक्टिव होगी। और जब आपको लगे कि ये आइडियोलॉजी की वजह से इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लात मारिए उस आइडियोलॉजी को, दूसरा आइडियोलॉजी में घुसिए। फिर अगर आपको लगे वो आइडियोलॉजी भी प्रॉब्लम है तो और ये भी प्रॉब्लम है, तो कुछ और मतलब विचारधारा बनाइए, कोई और इकोनॉमिक मॉडल बनाइए। कुछ भी फिक्स नहीं है, सिर्फ लॉजिक मैटर्स, नॉट आइडियोलॉजी। और वही प्रॉब्लम और सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में सोचिए। और मुझे याद आ जाती है एक बात कि आधुनिक चाइना के जो निर्माता हैं डेंग शाओपिंग, जिन्होंने चाइना की इकोनॉमी को हमसे पहले खोल दी थी,
और उन्होंने एक बात कही थी जब वो इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहे थे। ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट कंट्री है, इतने दिनों तक वो उन्होंने ये समझाया है कि ये सब इंडस्ट्री प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करना वगैरह ये सब बेकार है, सरकार ही सब कुछ कंट्रोल करेगी। तो वो जब रिफॉर्म कर रहे थे उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि बिल्ली सफ़ेद है या काली है, सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो चूहे पकड़ रही है या नहीं। तो इसको अगर आप एनालिसिस करें आप यही समझेंगे वो ये कहना चाहते हैं इस कोट के ज़रिए कि आइडियोलॉजिकल रिजिड एटीट्यूड जो है वो छोड़िए और प्रैक्टिकली सोचिए। तो और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है चिन्मय मांडलेकर साहब। मैंने उन्हें पहली बार कश्मीर फाइल में देखा था और उनकी एक्टिंग काफ़ी बेहतरीन लगी मुझे नहीं पता वो मराठी सीरियल वगैरह सीरियल या फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं या नहीं, पर मुझे लगा यार पता नहीं, मैं तो उन्हें एज एन एक्टर ही जानता हूँ, तो मुझे लगा पता नहीं भाई वो कैसी फिल्म बनाएंगे। लेकिन अंत में यही कहूँगा, आई एम नॉट मराठी, लेकिन चिन्मय मांडलेकर साहब मैंने आपके लिए कोशिश की है। मैं यही कहूँगा आपका ये काम देखकर तुम ही कमाल के लिए, मतलब आपने कमाल कर दिया। आई एम सॉरी फॉर अगर ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक हो तो, आई एम नॉट मराठी, पर मैंने कोशिश की और उन्होंने बेहतरीन फिल्म डायरेक्ट की है। तो यही बोलूँगा, हर भारतीय को ये पिक्चर देखनी चाहिए, देखिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद लिखना कमेंट बॉक्स में मत भूलिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।